नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 14 जनवरी 2025 है और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखो द हिंदू के हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल्स हैं, इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका कर्तव्य है ट्रांसपेरेंसी लेके आना जिस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उल्टा चल रहा है, जिससे जनता का जो शक है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल, आज के समय में देखो मस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी का मतलब है कंट्रोल, एग्रेशन, लेकिन देखो राइटर बोलते हैं ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है। हमें मर्दानगी का मतलब रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। और सबसे लास्ट में प्रवासी भारतीय सम्मेलन तो कंडक्ट हो गया, लेकिन देखो ऐसे सम्मेलन सिर्फ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नहीं होने चाहिए कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया है। जो इश्यूज हैं प्रवासी भारतीयों के उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक इफेक्ट है IKEA इफेक्ट। IKEA इफेक्ट क्या है? ये देखो एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। इसके अनुसार जो काम लोग खुद से करते हैं ना, अपने हाथों से जो काम किया और उससे जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को ज्यादा वर्थ देते हैं लोग कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। समझ गए? बायस्ड होते हैं। जैसे अब कोई लड़का है रमेश ने खाना बनाया। खाना जो बनाया रमेश ने कुछ खास नहीं बनाया, लेकिन रमेश बोलेगा ये जो मैंने बनाया ना आलू मटर की सब्जी है बहुत बढ़िया है, और जो रेस्टोरेंट से आलू मटर की सब्जी से ज़्यादा बढ़िया होगी टेक्निकली, उसे भी रमेश घटिया बताएगा, अरे मसाले बहुत हैं, घटिया सब्जी है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम अपने हाथों से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसको हम हमेशा ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ऐसा होता क्यों है? पहली चीज़, सेंस ऑफ ओनरशिप। खुद से खाना बनाया स्क्रैच से, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है कि हमने बनाया, मैंने बनाया है। दूसरा, प्राइड इन एफर्ट, जो प्रयास लगाया है उसमें गर्व महसूस होता है। तीसरा, कोग्निटिव बायस, हम देखो सबकॉन्शियसली अपनी एफर्ट को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। अब देखो वैसे तो ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कई बार सेल्फ इवेल्युएशन में ये नुकसानदायक होता है। मैं अक्सर देखता हूं जब बच्चे मेरे पास ना आंसर्स लेके आते हैं ना, तो मैं बता देता हूं कि यहां पे इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो वो ना थोड़े टची हो जाते हैं, अरे सर ये लिखा है यहाँ पे, मतलब उनको लगता है कि मैंने आंसर लिखा है तो ये परफेक्ट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब उनको थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, मेरे आंसर में गलती निकल गई, उस टाइप के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये IKEA जो इफेक्ट है ना, ये नुकसानदायक होता है। समझ गए? तो आप कोई और मैसेज देख सकते हो तो बताइए। आमतौर पे देखो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फैक्ट के बेसिस पे हम चीजों को एनालाइज करें। एथिक्स में हम हमेशा यही पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिविटी हमारे एफर्ट्स में होनी चाहिए। तो आप कोई एग्जांपल देना चाहते हो IKEA इफेक्ट का तो आप जरूर दीजिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्शन कंडक्ट करवाने में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। अपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो कुछ समय पहले ना चंडीगढ़ में जब लोकल बॉडी के इलेक्शन कंडक्ट हुए थे ना, तो उस समय अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने धांधलेबाजी की और ये जो फुटेज थी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तब से देखो एक आवाज उठने लगी कि डेमोक्रेसी में ना इलेक्शंस का निष्पक्ष ढंग से ना सिर्फ कंडक्ट करवाना जरूरी है, बल्कि ऐसा परसेप्शन भी होना चाहिए कि इलेक्शन जो है पूरी तरह से निष्पक्ष कंडक्ट हुए हैं और किसी प्रकार का कोई भी डाउट, तनिक सा भी जनता में इलेक्शन की निष्पक्षता के बारे में नहीं होना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की मजबूती है। लेकिन देखो अभी कुछ ऐसा हुआ, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए रूल्स हैं। इनमें देखो जो ये रूल नंबर 93 है ना, रूल नंबर 93 ये बताता है कि कैसे इलेक्शन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना जनता के द्वारा मांगी जा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और रूल नंबर 93 के सेक्शन 1 में ना कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं
कि कौन सी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी ना पिटिशनर ने जब इंफॉर्मेशन मांगी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल नंबर 93 के अकॉर्डिंग, तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, पिटिशनर ने आखिरकार ऐसा मांगा क्या था जो इंफॉर्मेशन उसको डिनाई कर दी गई। देखो, पिटिशनर ने ये मांगा था, एक तो हमें फॉर्म 17C की कॉपी दे दीजिए, दूसरा CCTV फुटेज दे दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला, भाग यहाँ से, आया बड़ा कॉपी मांगने वाला। तो आप पूछोगे सर ये ऐसा क्या मांग लिया, मतलब फॉर्म 17C होता क्या है। देखो, फॉर्म 17C के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। जिस दिन पोलिंग होती है ना, वोट पोल होते हैं, वोट डाले जाते हैं, तो टोटल कितने वोट्स एक बूथ पे डाले गए। फॉर एग्जांपल बूथ है बूथ नंबर 53, अब इस बूथ पे ना 1101 वोट डाले गए, तो फॉर्म 17C के पार्ट 1 में ना जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो रिकॉर्ड कर देते हैं कि टोटल इतने वोट पोल हुए इस बूथ पे। अब जिस दिन फिर रिजल्ट आता है ना, मतलब जिस दिन वोटों की गिनती होती है उस दिन फिर EVM ओपन होती है। अब EVM ओपन होती है तो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर देखते हैं कि EVM जो खुली है इसमें टोटल वोट कितने हैं, 1101 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन वोट पोल हुए उस दिन 1101, लेकिन जिस दिन गिनती हुई उस दिन मिले 1301, तो 200 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्ट 2 फिल किया जाता है फॉर्म 17C का गिनती वाले दिन, और पार्ट 1 फिल किया जाता है वोटिंग वाले दिन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, फॉर्म 17C डेटा ही था, कितने वोट पोल हुए और गिनती वाले दिन कितने वोट मिले, तो दे देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया। तो पिटिशनर ने बोला, ऐसा कैसे बात की तुमने मुझसे, मैं जाऊंगा कोर्ट में जाकर तुम्हें दिखा दूंगा। तो पिटिशनर चला गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला, तुम समझते क्या हो अपने आप को, पिटिशनर ने डेटा मांगा है, उसे डेटा दे दो भाई, क्या करोगे तुम डेटा का। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला गया अपने बड़े भाई के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। बड़ा भाई नहीं है, प्रैक्टिकली कहें तो न्यूट्रल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन वैसे ही थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, हम ये पूरे रूल्स ही अमेंड कर देंगे, आप चिंता मत करो। जिस रूल के अंतर्गत पिटिशनर ये इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, उस रूल की ऐसी की तैसी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स इनमें अमेंडमेंट कर दिया। यहां पे देखो, रूल 93 के सेक्शन 2 में अमेंडमेंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जनता जो इंफॉर्मेशन मांग सकती है इन रूल्स के अंतर्गत उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये लिख दिया गया, सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेंगी। तो मतलब अब जनता जो है उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होगी कि वो फॉर्म 17C, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड CCTV फुटेज ये सब नहीं मांग सकेंगे। तो यहां पे राइटर बोलते हैं, यार नॉर्मल सी चीजें हैं, दे दो ना, जनता मांग रही है तो क्यों तुम मतलब और ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहे हो कि कोई ना कोई धांधलेबाजी हो रही है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन है, पेपर्स हैं, वो रिलीज करना नहीं चाहते। इससे तो बल्कि और ज्यादा डाउट क्रिएट होता है, जबकि नॉर्मल सी चीजें हैं वो। क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्ग्यूमेंट दिया क्या है इंफॉर्मेशन डिनाई करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ना वो काफी हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है, पहला आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये दिया है कि देखो ये फॉर्म 17C की जो कॉपी है ना, फॉर्म 17C की कॉपी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना वो डिमांड कर सकते हैं अपने पोलिंग एजेंट के थ्रू। हर कोई डिमांड करने लगेगा ये कॉपी, तो फिर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो जाएगी और लोग डीप फेक का इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब इमेज जो है उसको मॉर्फ कर लेंगे और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाएगी। तो इससे बल्कि इलेक्शन की विश्वसनीयता पे गलत सवाल उठ जाएंगे, जबकि इलेक्शन बिल्कुल ठीक ढंग से हुआ है। आप समझ गए ना, कोई भी चंटू बंटू इमेज को एडिट करके फोटोशॉप करके उसको गलत ढंग से वायरल कर देगा
और हमारी इलेक्शन की विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं कि कॉपी देने में दिक्कत नहीं है, कॉपी तो मांग सकता है। अब जैसे कैंडिडेट है वो मांग सकता है जो इलेक्शन लड़ा है, हम सर्टिफाई करके कॉपी दे देंगे कि ये कॉपी सिर्फ इस कैंडिडेट के लिए है, ताकि सोशल मीडिया पे वायरल हो तो नाम वगैरह तो पता लग जाए कि किसकी कॉपी वायरल हुई है। बट यहां पे राइटर का आर्गुमेंट ये है कि देखो, जिस दिन इलेक्शन कंडक्ट होता है ना, जिस दिन वोट पोल होता है, उस दिन भी फॉर्म 17C का पार्ट 1 पोलिंग एजेंट के साथ में उसकी कॉपी शेयर होती है, फोटोस्टेट कॉपी शेयर हो जाती है। तो फिर फॉर्म 17C की पार्ट 1 की कॉपी जब पोलिंग एजेंट के साथ ऑलरेडी शेयर होती है, उसको शेयर करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा फॉर्म 17C अगर कोई पिटिशनर मांगता है तो उसको क्या दिक्कत है भाई देने में? अगर वायरल करनी ही है तो वो पोलिंग एजेंट के थ्रू वायरल हो जाएगी। समझ गए? दूसरा आर्ग्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है वो और भी मजेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हम देखो स्कैंड कॉपी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो राइटर बोलते हैं अरे यार क्या ही बात कर दी, स्कैन करने के लिए आपके पास में हार्डवेयर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, और आप इतने बड़े इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हो, ये तो गलत बात है ना, फर्जी आर्गुमेंट है आपका। फिर राइटर देखो एक चीज ये बोलते हैं, इस बार जब लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे ना, तो ना कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये आरोप लगाया कि ना जितने वोट पोल हुए थे बाद में वोटर टर्नआउट को ना चेंज किया गया, उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया, और बाद में जो वोटिंग परसेंटेज है ना वो इंक्रीज करा हुआ मिला। जैसे लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे ना, शुरुआती फेसिस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एब्सोल्यूट डेटा नहीं शेयर किया था कितने वोट पोल हुए हैं, लेकिन बाद में एकदम से बोला कि 6% ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा है। तो विभिन्न पार्टीज ने, विभिन्न एक्सपर्ट्स ने बोला कि आप देर क्यों कर रहे हो एब्सोल्यूट डेटा शेयर करने में, और ये जो 6% वोटर टर्नआउट आपने इंक्रीज किया है, ये आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये पहले क्यों नहीं गिनते में आया था। तो ये सारी चीजें हैं। राइटर बोलते हैं देखो, जो मैंने बातें बोली इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप परिसेप्शन भी ऐसा क्यों क्रिएट होने दे रहे हो? आप ऐसा परिसेप्शन ही क्रिएट मत होने दो ना। तो इस वजह से जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना जनता का ज्यादा ट्रस्ट पैदा होगा। अगर आप चीजें छुपाओगे तो जाहिर तौर पे जनता का शक जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। फिर राइटर लास्ट में ये बोलते हैं देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू ना सुप्रीम कोर्ट के पास में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द कर दी थी और बोला था कि वोटर का फंडामेंटल राइट है, उसको जानने का अधिकार है किसको कितना पैसा मिला। तो उसी प्रकार से ये चीज बिना अब कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश दे सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ और सारा डेटा जो है फॉर्म 17C हो या CCTV फुटेज हो, सब आप शेयर करो जनता के साथ में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मस्कुलिनिटी मतलब मर्दानगी का मतलब रीडिफाइन करने की आवश्यकता से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो, नवंबर में ना 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन था। ये दिन जो है हमें याद दिलाता है कि आज भी महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो एक ग्लोबल इशू है, और इतना हल्ला मचाने के बावजूद कि चीजें ठीक होनी चाहिए, आज भी सिचुएशन देखो ये है, पूरे वर्ल्ड में हर 3 में से 1 महिला ऐसी मिलेगी जिसने कभी ना कभी मैन के हाथों में वायलेंस फेस किया है। देखो, अक्सर यह बोला जाता है मैन जो है उन्हीं के कारण प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखो मैन जो है वो एजेंट ऑफ चेंज भी हो सकते हैं, मतलब वो बदलाव भी ला सकते हैं महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने में। कैसे बदलाव ला सकते हैं? देखो, अभी तक मर्दानगी का जो आइडिया है ना, उसका मतलब क्या है? मस्कुलिनिटी को इन चीजों से जोड़ के देखा जाता है। मस्कुलिनिटी मतलब एग्रेशन, मस्कुलिनिटी मतलब कंट्रोल महिलाओं के ऊपर, मस्कुलिनिटी मतलब मजबूती। तो मर्दानगी का मतलब इन सब वर्ड से डिफाइन किया जाता है। जैसे देखो,
मर्द को कभी दर्द नहीं होता। क्या मतलब है इस चीज का? दर्द तो सबको होता है। मतलब समझ रहे हो ना आप? तो राइटर का पॉइंट ये है, इन्हीं चीजों के कारण ना महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस होता है। क्योंकि देखो, अब आप यहां पे देखिए, मर्दानगी मतलब कंट्रोल इस्टेब्लिश करना। अब कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश करेगा कोई? थप्पड़ मार के, डरा के, धमका के, ऐसे ही तो कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा। मर्दानगी का मतलब एग्रेशन। एग्रेशन मतलब कैसे? डरा के, धमका के, थप्पड़ मार के, पीट के, ऐसे एग्रेशन शो करता है कुछ लोग, कुछ मैन। समझ गए हो? तो राइटर ये कहते हैं, ये समाज ने ना मर्दानगी का मतलब गलत डिफाइन किया हुआ है। मस्कुलिनिटी का मतलब होना चाहिए इक्वालिटी। मस्कुलिनिटी का मतलब होना चाहिए एम्पैथी। मस्कुलिनिटी का मतलब होना चाहिए नॉन वायलेंस। देखो, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है ना, ये सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, ये मैन का इशू भी है। क्योंकि शुरुआत से ही ना, यंग एज से ही छोटे जो लड़के होते हैं ना, उनके अंदर ऐसी जो सोच है ना, वो नर्चर कर दी जाती है कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है डोमिनेशन। और जब आपने देखा होगा, जब कोई छोटा लड़का रोने लगता है ना, तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं उसको, अरे तुम लड़के होके क्यों रोते हो, लड़कियां रोती हैं। तो ना उससे लड़कों से एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है कि वो ना एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। वो जानबूझ के अपने जो इमोशंस है ना, उसको स्प्रेस करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने अपने इमोशन दिखाए तो मुझे वीक समझा जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस वजह से ना होता क्या है, जो मैन की लाइफ्स है ना, मैन की रिलेशनशिप है, वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो एग्रेशन दिखाए। सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करने लगती है मैन से कि वो कंट्रोल करे। अब इस चक्कर में ना कई बार मैन आर्टिफिशियल एग्रेशन दिखाने लगता है, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए देखो, ये जो सोसाइटल नॉर्म्स है ना, इनको चेंज करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में ना यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है जो मस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करना चाहता है और मैन की जो सोच है ना चेंज करना चाहता है कि मैन जेंडर इश्यूज के साथ में कैसे एंगेज करते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये मैन को सिर्फ एक एलाय नहीं समझता, बल्कि मैन को एक्टिव पार्टिसिपेंट समझता है कि वो मस्कुलिनिटी का मतलब डिफाइन करने में ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इस इनिशिएटिव में। मतलब समझ गए ना? मतलब इस इनिशिएटिव का यही है, मस्कुलिनिटी के बारे में जो स्टीरियोटाइप्ड आइडियाज है ना, गलत सोच है, उस गलत सोच को चेंज करना, मस्कुलिनिटी के मतलब को रीडिफाइन करना। राइटर बोलते हैं, देखो 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं और इन गोल्स में एक गोल है इक्वालिटी। तो यूनेस्को ने ना ICRW के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, एंगेजिंग मैन एंड बॉयज, ए रिपोर्ट ऑन पाथवेज टू जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। रिपोर्ट में ना 10 प्रोग्राम बताए गए हैं जिनकी सहायता से मैन और बॉयज को एंगेज किया जा सकता है जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। अब कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको देता हूं। जैसे पहला इनिशिएटिव है मर्दों वाली बात। मतलब सोशल मीडिया पे और स्टोरी टेलिंग की सहायता से ना पॉजिटिव मस्कुलिनिटी के बारे में कन्वर्सेशन स्टार्ट करवाना। पॉजिटिव मस्कुलिनिटी शुरुआत में डिस्कस किया था, याद है ना? पॉजिटिव मस्कुलिनिटी मतलब एम्पैथी, पॉजिटिव मस्कुलिनिटी मतलब कंपैशन। तो मस्कुलिनिटी का मतलब ये सब होना चाहिए, इस बारे में सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन हो, इस बारे में स्टोरी टेलिंग की सहायता से जो मैन और बॉयज हैं उनको जागरूक किया जाए। तो ये पहला इनिशिएटिव है मर्दों वाली बात, जिसमें रिस्पेक्ट और इक्वालिटी होना चाहिए पॉजिटिव मस्कुलिनिटी का मतलब। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव है, सारे नहीं है, 10 के 10 नहीं, बस 2-3 डिस्कस करेंगे जो बताए गए हैं आर्टिकल में। दूसरा है जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल्स, GEMS। इनको आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, केस स्टडीज में। इसमें क्या है, इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, ताकि बच्चों को सिखाया जा सके टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के, जिसमें वो एग्रेशन, कंट्रोल, वो सब होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं। तो शुरुआत से ही जो लड़के हैं क्लासरूम से सीख के इंक्लूसिव जो एटीट्यूड है ना वो अडोप्ट करें। जैसे एक लड़का पहले जिसे ये लगता था कि बाहर के जो काम हैं वो मैन के हैं,
अब उसे लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो घर के काम में अपनी मम्मी का, बहन का हाथ बटाए। समझ गए? ये है जेंडर इक्विटी मूवमेंट इन स्कूल्स। फिर नेक्स्ट है देख रेख। देख रेख मतलब केयरिंग फॉर ईच अदर एंड हमारी शादी। हमारी शादी मतलब आवर मैरिज। ये क्या है? ये मतलब देखो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें जैसे घर में जो छोटे छोटे एक्शंस नहीं होते, जैसे फैमिली न्यूट्रिशन, क्या खरीदना है, फैमिली प्लानिंग, इनमें मैन को इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसे देखो रोजमर्रा में छोटे छोटे चेंजेस हम लाएंगे ना, तो इनकी सहायता से हम जो जेंडर बायस हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी है समाज में, उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जो मैन एंड बॉयज है ना, वो एग्जाम्पल से बहुत सीखते हैं। तो पॉजिटिव रोल मॉडल्स की आवश्यकता है जो चेंज इंस्पायर कर सकें। जैसे मान लीजिए विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं। अब ये लोग जैसे पैटर्निटी लीव लेते हैं, ये लोग जैसे मान लीजिए किचन में काम करते दिखाई देते हैं, तो इनको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। तो एक नेशनल कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है शेयर्ड पेरेंटिंग के बारे में, और वो स्टीरियोटाइपिंग खत्म होता है कि किचन का काम सिर्फ लड़कियों का है, या फिर बाहर सिर्फ लड़के काम कर सकते हैं, लड़कियां काम नहीं कर सकती। तो रोल मॉडल्स के ये जो पॉजिटिव एक्शंस है ना, ये बहुत सारे लोगों में केयर, रिस्पेक्ट, पार्टनरशिप, ऐसी वैल्यूज नर्चर करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर देखो यही बोलते हैं, मैन को क्या करना चाहिए? मैन को वायलेंस को रिजेक्ट करना चाहिए, और जो हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करना चाहिए। देखो पैट्रियार्की के कारण जो प्रिविलेजेस मिलती हैं ना मैन को, उन प्रिविलेजेस की वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट होता है। ये भी बात मानने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैन को अपना रोल रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जेंडर इक्वालिटी में एक्टिवली वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें महिलाओं को एम्पावर करना है, ये बात देखो मैन की भी है कि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स लगे हुए हैं कि ये तो सिर्फ मैन का काम है, जैसे जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि मैन इमोशंस नहीं शो कर सकते, तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स हैं उनसे भी मैन को छुटकारा मिलेगा अगर मैन मस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस पे मैं आपकी सोच जरूर जानना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस आर्टिकल को सुन के आपको कैसा लगा, और आंसर्स में तो देखो यूज़ होंगे ही इस पॉइंट के, और यूपीएससी पूछ भी सकती है। जब एनिमल मूवी आई थी ना, तब भी ऐसे काफ़ी डिस्कशंस हुई थी कि एनिमल में मूवी में टॉक्सिक मस्कुलिनिटी देखने को मिली थी, टॉक्सिक मर्दानगी, और बाद में बहुत से आर्टिकल्स भी छपे थे कि ये मस्कुलिनिटी का गलत मतलब है, पॉजिटिव मस्कुलिनिटी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वें एडिशन के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पिछले हफ्ते देखो प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में 18वां जो एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस का, उसका इनाग्रेशन किया। वहाँ पे स्पीच दी, और स्पीच में बोला कि जो भारतीय हैं, भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं जो दूसरे देशों में फिलहाल रह रहे हैं, तो वो भारत के एम्बेसडर हैं पूरे वर्ल्ड में। वो दूसरे देशों की लोकल सोसाइटी में आसानी से घुल मिल जाते हैं, वहाँ की कम्युनिटी को सर्व करते हैं, और इंडिया की ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली। अभी देखो टोटल भारतीय डायस्पोरा जो है वो 35 मिलियन का है, जिसमें देखो एनआरआई कितने हैं 15.85 मिलियन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कितने हैं 19.57 मिलियन। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं वो तो देखो फॉरेन नेशनल हैं, उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है। लेकिन एनआरआई जो हैं वो तो देखो उनके पास में अभी भारत का ही पासपोर्ट है। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में, जैसे विवेक रामास्वामी, और इकोनॉमी में भी जैसे सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये देखो एक मौका होता है उन प्रवासी भारतीयों को अवार्ड वगैरह देने का जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है देश की सक्सेस में, देश का नाम रोशन किया है। तो इस बार भी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ना 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स दिए। और ये जो इवेंट है ना 2003 में होना स्टार्ट हुआ। 9 जनवरी वो दिन होता है जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। और इस बार 3000 डेलीगेट्स
ने हिस्सा लिया इस दिवस में। ये जो सम्मेलन हुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में, 70 कंट्रीज से आए थे ये 3000 डेलीगेट्स। पहले देखो ये हर साल कंडक्ट होता था, लेकिन अब 2 साल में एक बार कंडक्ट होता है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और इस बार का फोकस इसी चीज़ पे रहा कि कैसे भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है, कैसे इंडियन डायस्पोरा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। राइटर ये बोलते हैं, देखो जो इंडियन डायस्पोरा के अचीवमेंट्स हैं ना, नो मैटर वो सारी अचीवमेंट्स सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि इस प्रकार के जो इवेंट है ना प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये सिर्फ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी एक्सरसाइज ना बन के रह जाए कि हाँ भाई तुमने अच्छा काम किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शाबाश, ये ना रह जाए। डायस्पोरा से संबंधित जो इश्यूज है ना, खास करके उन लोगों के साथ में जो अभी भी इंडियन नेशनल्स हैं, मतलब दूसरे देशों में काम करने के लिए गए हुए हैं, उनके पास में अभी भी इंडियन पासपोर्ट है, ऐसे इंडियन डायस्पोरा के लोग बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। जैसे अलग अलग देशों में, जैसे ट्रंप हैं, राइट विंग के हैं ट्रंप, और इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि हम इमिग्रेंट्स नहीं आने देंगे, H1B वीज़ा पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस चक्कर में ना भारतीयों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दूसरे देशों में काम करने के लिए जाने के लिए। और ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स जैसे वेस्ट एशिया में रशिया यूक्रेन के बीच में वार, उनसे भी बहुत सारे जो भारतीय हैं वो प्रभावित होते हैं। उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाना, वापस जब वो आते हैं भारत में रोजगार प्रोवाइड करना, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो इंडियन डायस्पोरा के लोग फेस करते हैं। तो सरकार को एफर्ट्स भी लेने चाहिए कि कल को गल्फ से कोई आता है इंडियन डायस्पोरा के लोग, कि उनको इंडिया में काम दिलवाने के लिए कैसे हेल्प की जा सकती है। तो इस मामले में सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। और सरकार के जो रिलेशंस है ना इंडियन डायस्पोरा के साथ में, वो इंक्लूसिव होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि यूएसए में कोई बड़ा उद्योगपति है यूएसए में, और वो मान लीजिए कांग्रेस को फंडिंग देता है, तो सरकार फिर उसको बोले अरे नहीं तुम्हारे साथ हम डील नहीं करेंगे, तुम तो अपोजिशन को फंडिंग दे रहे हो। चलो भारत छोड़ो, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ अच्छी बनती है, तो यूएसए में कोई इंडियन डायस्पोरा का पर्सन है, उसने बाइडन को सपोर्ट किया था। तो ऐसा ना हो कि बाइडन को सपोर्ट करने वालों के साथ में सरकार थोड़ा अप्रोच इंक्लूसिव ना रखे, उनको इग्नोर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स कुछ भी हो, हमें इंडियन डायस्पोरा के सभी सेक्शंस को साथ लेके चलना है। अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि जिन लोगों ने सरकार को क्रिटिसाइज किया था ना, भारत सरकार को, तो ऐसे लोगों के OCI जो कार्ड्स थे ना, वो सरकार ने रिवोक कर दिए। सरकार के कई बार अपने आर्गुमेंट्स होते हैं, सरकार कहती है कि वो क्रिटिसिज्म हमारे अगेंस्ट नहीं था, खालिस्तान को सपोर्ट थी, तो इस वजह से हमने OCI कार्ड्स रिवोक किए। मतलब सिर्फ सरकार का क्रिटिसिज्म करने पे ये OCI कार्ड्स वगैरह रिवोक नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी को हक है अपनी ओपिनियन रखने का, वो किसको सपोर्ट करना चाहता है, किसका विरोध करना चाहता है, और यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो हमें एक चीज एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है कि लोग भारत छोड़ के जा क्यों रहे हैं, क्योंकि भारत में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी है, और इसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ हम आज रात में ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी पैदा कर दें और भारत से लोगों का जो पलायन है वो रुक जाए। लेकिन देखो इंडिया को बहुत नुकसान होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, अच्छे ब्रेन वाले लोग भारत छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे देशों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये तो गलत है ना। तो लॉन्ग टर्म में तो सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे स्किल वाले लोग या फिर दूसरे लोग भी जिनको जॉब की कमी की वजह से भारत छोड़ के जाना पड़ता है, उनको भारत छोड़ के ना जाना पड़े और भारत में ही उनको अपॉर्चुनिटीज मिलें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में अगर रिवाइज करें कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, हमने मस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करने वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। आज के समय में जो मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन है ना, वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाली डेफिनेशन है। मतलब स्ट्रेंथ इक्वल्स डोमिनेशन, डोमिनेंस, इमोशंस सीन एज वीकनेस, कंट्रोल एज स्टेटस प्रोटेक्शन, ये गलत है। तो डेफिनेशन होनी चाहिए पॉजिटिव मस्कुलिनिटी वाली डेफिनेशन। मतलब मस्कुलिनिटी का मतलब होना चाहिए रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, कंपैशन, ये सब होना चाहिए। और इसके लिए यूनेस्को कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहा है, जैसे एक है मर्दों वाली बात, जिसमें स्टोरी टेलिंग एंड सोशल मीडिया की सहायता से अवेयरनेस फैलाई जाती है। जेम्स, क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है। दूसरे इनिशिएटिव जैसे देख रेख, फैमिली न्यूट्रिशन एंड हमारी शादी, मतलब न्यूट्रिशन और परिवार के फैसलों में
मैन को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर देखो रोल मॉडल्स की सहायता से भी सोच चेंज की जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। फिर इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी वाला हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि कैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को अमेंड कर दिया गया ताकि रूल नंबर 93 के अंतर्गत जो पिटिशनर हैं वो इंफॉर्मेशन ना मांग के, फॉर्म 17C से संबंधित सीसीटीवी फुटेज वो सब ना मांग के। फॉर्म 17C होता क्या है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि लोकसभा के दौरान इनिशियल फेसिस में ना एब्सोल्यूट टर्नआउट वाला डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं शेयर किया था, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी जनता का जो ट्रस्ट है वो इलेक्शंस के ऊपर बनता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उससे पहले ही सरकार को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। फिर प्रवासी भारतीय दिवस वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। 3000 प्लस डेलीगेट्स आए इस बार के सम्मेलन में, और किस प्रकार से डायस्पोरा कंट्रीब्यूट करता है, दूसरे देशों में आसानी से घुल मिल जाता है। और लेकिन लास्ट में राइटर कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचना चाहिए कि लोग जाते क्यों हैं भारत को छोड़ के, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। दूसरी चीज़, सिर्फ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी ना हो इस प्रकार के मिशंस, और डायस्पोरा के लोग जो इश्यूज फेस करते हैं उन इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी है। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो मस्कुलिनिटी से संबंधित और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन वाला जो इशू था, फॉर्म 17C से संबंधित डेटा नहीं दिया। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं, दोनों 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।